हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का क्लास में। एक बार मेरी आवाज़ बताइएगा, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो ये आपका ग्रुप थ्योरी का 12th लेक्चर होने वाला है। और आज की क्लास में हम लास्ट क्लास में क्या सीखे थे? हम एग्जाम्पल्स पे बात कर रहे थे, है ना। मैंने आपको क्यूबेट का एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था कंप्लीट करना इसकी टेबल। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप, आज भी कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे हम ग्रुप्स के। पावर ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यहां तक हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का ग्रुप है, AFFR बोलते हैं इसको। ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल अफाइन फंक्शंस ऑन आर। ये अफाइन फंक्शंस क्या है वो मैं बता देता हूं, आप याद रखिएगा। AFFR क्या होता है? अफाइन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं, AX प्लस बी टाइप के जो फंक्शंस होते हैं इनको अफाइन फंक्शन, AFFIN, अफाइन फंक्शंस, ठीक है ना। तो ये क्या है AFFR क्या होता है भैया? इसमें फंक्शंस आते हैं FAB टाइप के, जहां FAB क्या होता है? FAB एक फंक्शन होता है R से लेकर के R तक। कैसे डिफाइंड होता है? FAB एट x बराबर AX प्लस बी, जहां A और B क्या है? तो A और B रियल नंबर हैं, और साथ ही साथ ये भी कंडीशन है कि A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आए बात समझ में? तो इस कलेक्शन में फंक्शंस आते हैं, पहले आपको समझना जरूरी है। इस कलेक्शन में फंक्शंस आते हैं F12, F23, F10, F01, F11, F00, ऐसे भांति भांति के फंक्शन। 0 0 नहीं आएगा इसमें क्योंकि A 0 नहीं हो सकता। तो भांति भांति के फंक्शन जो इस तरीके से डिफाइंड हो, है ना, इस प्रकार से डिफाइंड हर फंक्शन इसका एक एलिमेंट है। ठीक है। और इस पे अगर आप ऑपरेशन कंसिडर करो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये जो आपका AFFR है इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप। क्या होता है बेटा? ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के रिस्पेक्ट में ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप बनाता है। अच्छा, ग्रुप बनाता है तो भाई वो 4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, है ना। यूएन और यूपी में कंफ्यूज क्या हो जाता है? यूएन और यूपी एक ही बात है। अगर यूएन समझ में आ गया तो यूपी क्यों नहीं समझ में आ रहा? यूएन में वो सारे आते हैं एन से छोटे नेचुरल नंबर जिनका एन के साथ जीसीडी 1 हो, और यूपी में वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे पी से छोटे जिनका पी के साथ जीसीडी 1 हो। और यूपी में और यूएन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सेम है इन द सेंस कि भाई दोनों की डेफिनेशन सेम है। वो एन और पी पे तो डिपेंड करेगा ही, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। डेफिनेशन यूएन की जो है वो यही है कि उसमें वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। एंड आप ऐसे कैसे, मतलब ये मैं समझ ही नहीं पाया, मैं कंफ्यूज हो गया आपके क्वेश्चन में कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। आप कह रहे हो यूएन यूपी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस ही नहीं है। नहीं समझ रहे मेरी बात? यूएन और यूपी के डेफिनेशन तो सेम ही है ना। अब वो पी पे डिपेंड करता है, पी कैसा एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कैसा नंबर है उसके अकॉर्डिंग यूपी में एलिमेंट आएंगे। हाँ, पी अगर आप प्राइम बोल रहे हो, अगर आप पी को प्राइम कह रहे हो तो यूपी में एलिमेंट आएंगे 1 से लेकर के P-1 तक। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई नंबर प्राइम है तो उससे छोटे सारे नंबर्स का ही उसके साथ जीसीडी 1 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर यूपी में पी प्राइम है तो यूपी में 1 से P-1 तक आएगा, लेकिन यूएन में 1 से N-1 तक नहीं आता। यूएन में आपका जो है वो नेचुरल नंबर आएगा जो एन से छोटा हो और जिसका एन के साथ जीसीडी 1 हो। तो जरूर नहीं कि 1 से एन से छोटे सारे नंबर्स उसमें आ रहे हैं, लेकिन अगर प्राइम है तो प्राइम के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उससे छोटे सारे नंबर्स का उसके साथ जीसीडी 1 आता है, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे U8 निकालो तो U8 में 1 से लेकर के 7 तक नहीं आएंगे। U8 में आएगा 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 और 8 का जीसीडी 1 नहीं होता। ऐसे करना है, ठीक है।
तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में। कैसे होता है भाई, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दो एलिमेंट ऑपरेट करो तो कैसे ऑपरेट होगा। मतलब सपोज करो कि मैं एफ ऑफ ए कॉमा बी का कंपोजिशन एफ ऑफ सी कॉमा डी के साथ निकालना चाहता हूं, तो क्वेश्चन है कि आंसर क्या आएगा, है ना, आंसर क्या आएगा। तो एफ ऑफ ए कॉमा बी कंपोजिशन एफ ऑफ सी कॉमा डी करो, अगर आप किसी एक्स पे लगाओ तो कंपोजिशन का मतलब समझते हो ना, पहले ये वाला ऑपरेट होगा, फिर जो आएगा उस पे ये वाला ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये रहेगा एफ ऑफ ए कॉमा बी तो ये क्या हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा वो आपका हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी। भाई इसमें मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया है, मैंने केवल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन की है। एक्स पे पहले सी कॉमा डी लगा, सी कॉमा डी लगाने का मतलब क्या है, एफ ए कॉमा बी पे लगता है तो ए से एक्स मल्टीप्लाई होकर बी जोड़ देता है। तो अगर एफ सी कॉमा डी एक्स पे लगेगा तो सी एक्स से मल्टीप्लाई होकर डी जोड़ देगा। फिर जब आप एफ ए कॉमा बी लगाएंगे तो जो यहाँ आर्गुमेंट के अंदर लिखा हुआ है ना, उसमें ए मल्टीप्लाई होगा और उसमें बी जुड़ जाएगा, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो अब आपका, अब यहां से अगर आप देखो तो आपके पास आ रहा है एफ ऑफ ए कॉमा बी कंपोजिशन एफ ऑफ सी कॉमा डी एट एक्स इक्वल्स किसके बराबर आ रहा है, ये ए सी कॉमा ए डी प्लस बी नहीं लिख सकता इसको मैं लिख सकता हूं, मान लो मैंने ए सी बोल दिया ए को और मान लो ए डी प्लस बी मैंने बोल दिया बी को। तो जो अपना यहाँ पे वैल्यू है वो ये ए एक्स हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए एक्स प्लस बी। और कैपिटल ए एक्स प्लस बी इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए कॉमा बी एट एक्स। क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए कॉमा बी एट एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ एफ ए बी। तो आपने देखा कि एफ ए कॉमा बी कंपोजिशन एफ सी कॉमा डी एट एक्स इक्वल टू दिस, इसका मतलब हुआ कि एफ ए कॉमा बी का कंपोजिशन एफ सी कॉमा डी साथ लोगे तो आपका एफ ए कॉमा बी आ जाएगा, जहां ए और बी क्या है, ए आपका है ए सी और बी आपका है ए डी प्लस बी। यहां तक किसी को संशय है तो बता दो। मैंने केवल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन यूज की, मैंने ये देखा कि एफ ऑफ ए कॉमा बी का एफ ऑफ सी कॉमा डी के साथ कंपोजिशन लोगे तो क्या आएगा, ठीक है यहां तक। फाइन आर जस्ट एक सेट है बेटा, इट इज जस्ट अ सेट, उसको बस ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट जब इस सेट के आप ऑपरेट करोगे आपस में कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, एफ ए बी को अगर एफ सी डी से ऑपरेट करोगे तो आंसर कैसे आ रहा है कि एफ ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ए डी से मल्टीप्लाई होके उसमें बी जुड़ गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, मतलब इसमें जैसे अगर मुझे कोई कहे कि ये बताओ कि इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज एफ ऑफ 1,2 कंपोजिशन एफ ऑफ 3,1, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 3 से मल्टीप्लाई होके 3 हुआ, फिर 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हुआ, प्लस इसमें बी और जोड़ दिया तो रहेगा एफ 3,3। तो दिस इज हाउ द मल्टीप्लीकेशन या कह सकते हो कंपोजिशन इज वर्किंग इन ए डबल एफ आर।
जो ए डबल एफ आर सेट है उसमें इस प्रकार से एलिमेंट्स को ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है ना। हाँ, लास्ट क्लास में क्वार्टेनरी ग्रुप तक हुआ था, उसके आगे करा रहा हूं मैं नेक्स्ट ग्रुप अफाइन आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात यह है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान से देखना, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है, अपने को चाहिए कुछ ऐसा ई, मान लो सी कॉमा डी, एफ सी कॉमा डी, सच दैट कैसा चाहिए होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि एफ ए कॉमा बी को ऑपरेट किया जाए आइडेंटिटी के साथ तो वापस एफ ए कॉमा बी आए। तो जरा देखते हैं क्या होता है ऐसा। एफ ए कॉमा बी कंपोजिशन सी, ई किसको बोला है आपने, एफ सी कॉमा डी, बराबर आना चाहिए मेरे पास एफ ए कॉमा बी। ऐसा मुझे क्या चाहिए, सी और डी चाहिए। अब इसको जब आप ऑपरेट करते हो तो अभी आपने बताया कि ये बन जाता है ए सी कॉमा ए डी प्लस बी, ए सी कॉमा ए डी प्लस बी, ये बराबर एफ ऑफ ए कॉमा बी। कंपेयर करो यहां से, तो ए सी बराबर ए और ए डी प्लस बी बराबर बी। यहां से सी बराबर 1 हो जाएगा और यहां से आपका डी बराबर 0 हो जाएगा, है ना। बी से बी कैंसिल और ए 0 है नहीं तो डी 0 होना पड़ेगा। मतलब जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी एफ सी की वैल्यू रख दो 1 कॉमा डी की वैल्यू रख दो 0, ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब किसी भी एलिमेंट को उसमें मल्टीप्लाई करो वही वापस मिलना चाहिए। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, हमने देख लिया F1, 0। ठीक है, एसोसिएटिव ये डेफिनेटली होगा क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमेशा एसोसिएटिव होता है। रियल नंबर्स का एडिशन, रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना, जैसे एसोसिएटिव होता है वैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, फंक्शन का कंपोजिशन, ये हमेशा एसोसिएटिव होते हैं, इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। चुनाव आपको समझ में आया बेटा? यस कह रहे हैं कि ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर नहीं समझा सकता बेटा, आप जो है दोबारा से वीडियो देख लो। इसमें क्या ऐसा है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। कंपोजिशन ही तो निकाला मैंने यार 2 फंक्शंस का। अब ऐसा क्या इसमें बताया जो समझ में नहीं आने लायक था। बस तुम ये चाह रहे हो कि इसको दोबारा रिवाइज करा ताकि तुमको याद हो जाए। प्लीज आप दोबारा से फिर से एक बार देख लो। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर निकालना आपको नहीं आ रहा है और आप IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है बेटा। ऐसी छोटी छोटी चीजें मत पूछा करो, कोई कंसेप्ट हो तो पूछो। अब मैंने कंपोजिशन निकाला, जस्ट मैंने एक सेट लिया, उसके एलिमेंट्स लिए, उसके एलिमेंट्स के बीच का कंपोजिशन निकाल के बताया कि ये आ रहा है कि ए सी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, फिर ए डी से मल्टीप्लाई होके बी जुड़ जा रहा है। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया कंपोजिशन निकालते समय, ये नहीं समझ में आया मुझे। फिर जब ये कंपोजिशन हमने बता दिया कि ऐसे एलिमेंट ऑपरेट किए जा रहे हैं, फिर आइडेंटिटी ढूंढना था। आइडेंटिटी ढूंढने का मतलब क्या होता है, या तो आप रिवाइज ही नहीं कर रहे, सब भूल गए हैं। आइडेंटिटी ढूंढने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, है ना। तो अब क्योंकि एफाइन आर के एलिमेंट ऐसे दिखते हैं एफ सी डी एफ ए डी कॉमा टाइप के, इसलिए मैंने ई को एफ सी डी लिया है क्योंकि एलिमेंट ही ऐसे दिखते हैं ना भाई। शक्लें कैसी है इसमें आने वाले एलिमेंट की, एफाइन आर में आने वाले एलिमेंट की शक्लें हैं एफ ऑफ ए कॉमा बी टाइप की। 2 एलिमेंट लोगे तो एफ सी डी लोगे, 3 लोगे तो एफ ई एफ लोगे, ऐसे लेते रहोगे, है ना। तो ऐसे एलिमेंट दिखते हैं तो आइडेंटिटी भी ऐसा ही कोई एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसा एलिमेंट ही मैंने माना है आइडेंटिटी सी कॉमा डी है। फिर बस मैंने आइडेंटिटी की डेफिनेशन यूज की और यहां पे जो कंपोजिशन है वो यूज करके सी और डी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन में कोई लाइन नहीं समझ में आई है तो मैं इसमें क्या, इसमें कौन सी लाइन है जो समझ में नहीं आने लायक है। ये ऑलरेडी बता दिया कि इन दोनों को कंपोजिशन लोगे तो ये रूल रहा, ए सी से मल्टीप्लाई होगा, कॉमा ए डी से, फिर प्लस बी हो जाएगा। वही मैंने यहां पे लिखा है, पर मुझे वापस एफ ए बी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट ए के बराबर होना चाहिए और ये वाला, वही तुम रिवाइज करवा रहे हो बस मुझसे, दोबारा वही चीज फिर से पढ़वा रहे हो। ये प्राइमरी वाला है तो छोड़ दो प्लीज, एक साथ में देखा करो, कंसंट्रेशन से देखा करो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। इसको कंपेयर करोगे और यहां से आपको बस सी और डी की वैल्यू चाहिए, तो यहां से कंपेयर करके सी और डी की वैल्यू निकाल लो। सी 1 आ रहा है और डी 0 आ रहा है, तो आइडेंटिटी हो गया F1, 0। नेक्स्ट अपने को चाहिए इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है, एफ ए कॉमा बी के इनवर्स का मतलब क्या है। मान लो मैं एफ ए कॉमा बी के इनवर्स को बोल देता हूं एफ सी कॉमा डी। तो अगर ये इनवर्स है इसका मतलब जब मैं इसके साथ कंपोजिशन लूंगा तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या बताई हमने अभी, F1, 0।
तो अब जरा कंपोजिशन लो इसका। कंपोजिशन कैसे लेते हैं, ए सी से मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉमा ए डी से, और प्लस उसमें बी और जुड़ जाता है। ये बराबर चाहिए मुझे F1,0 के। यहां से कंपेयर करो तो ए सी बराबर 1 हो गया और ए डी प्लस बी बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से सी की वैल्यू हो जाएगी 1/a, सी और डी की वैल्यू निकालनी है अपने को, और यहां से बी की डी की वैल्यू निकालोगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी -b/a। इसका मतलब ये हुआ, अब ये क्या लाइन अगर सॉल्व करके तुम डी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर मैं अब क्या बताऊं, इसमें क्या समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां से f ऑफ a, b का इनवर्स जो है वो हो जाएगा f, c की जगह पे क्या है 1/a, और कॉमा डी की जगह पे है -b/a। ठीक है, ठीक है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया, हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया। f a, b का इनवर्स है f 1/a, -b/a, और आइडेंटिटी है F1,0, तो ये ग्रुप बना देगा। ठीक है ना, अब इसकी आइडेंटिटी याद रखना, इसमें इनवर्स याद रखना। मैंने बताया हर एक ग्रुप में सेट याद रखना होता है, ऑपरेशन याद रखना होता है, आइडेंटिटी याद रखना होता है, इनवर्स याद रखना होता है। ठीक है, क्वार्टेनियन ग्रुप हम कल ही करा चुके हैं, मतलब लास्ट क्लास में आपको करा चुके हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आपका हाइजेनबर्ग ग्रुप, द हाइजेनबर्ग ग्रुप। लिखा हुआ है तो मैं क्यों लिख रहा हूं दोबारा। ये होता है एच, इसको HR लिखते हैं, और ये होता है आपका 3x3 मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है ना, जिनके डायगोनल पे सारी एंट्रीज 1 है। ठीक है, और इसमें ऑपरेशन डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू क्या ऑपरेशन, कि अगर 1AB 0,1C 0,0,1 को मल्टीप्लाई करना है 1A डैश B डैश 0,1C डैश 0,0,1 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1A प्लस A डैश। ठीक है, AC डैश प्लस B प्लस B डैश 0,1C प्लस C डैश 0,0,1। ठीक है, तो ये है आपका इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो HR है, HR इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप। क्या बनाएगा, नॉन अबिलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन आपने लिखा है वो यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा है, जैसे आपको प्राइमरी में सिखाया गया था। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, और इनवर्स क्या है, हाउ डू यू फाइंड इनवर्स, तो इनवर्स वैसे ही फाइंड करोगे जैसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हो। किसी भी ए का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट करोगे। ठीक है ना, ठीक है, आप चाहे तो वैसे भी इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज वाई नॉट अबिलियन। अच्छा क्वेश्चन है चुनाव, ये अबिलियन क्यों नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो अबिलियन अगर आपको दिखाना है कि कोई ग्रुप नहीं है तो बस एक भी कोई ऐसा दिखा दो पेयर जो कम्यूट ना कर रहा हो।
है ना। तो ये अबिलियन क्यों नहीं है, जो आपका एफाइन AFFR है इस नॉन अबिलियन क्यों है नॉन अबिलियन। मैंने क्या कहा, अबिलियन अगर दिखाना है कि नहीं है तो एक भी बस पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए दिखा दो कि कम्यूट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए नहीं कर रहे हैं, एक बस ऐसा मिल जाए जो कम्यूट नहीं कर रहे हैं, ऐसा पेयर। तो अगर मैं F1, 2 का कंपोजिशन F क्या नाम है 1, 4 के साथ निकालूं, तो बाय डेफिनेशन अगर मैं ऐसे करता हूं इसको, मतलब अगर मान लो मैं A ले लेता हूं इसको और मान लो मैं B ले लेता हूं F1, 4 को, तो A कंपोजिशन B क्या होगा F1, 2 कंपोजिशन F1, 4। ये हो जाएगा 1 × 1 1, 1 × 4 4 + 2 6। और जब मैं B × A करूंगा तो अब ये कहाँ से आया बेटा, अभी ऑपरेशन बताया था, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, पहला कंपोनेंट लिख दो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, उसमें 2 जोड़ के दूसरी जगह पे लिख दो कॉमा लगा के। तो F1, 4 है ना, अगर इसका कंपोजिशन F1, 2 के साथ लिया जाए तो क्या होगा ये 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2 + 4। अच्छा ये तो वही आ रहा है, ये तो आ जा रहा है सेम, है ना। तो कुछ और सोचो ना, यहाँ 2 कर दो। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो तुम उठाओ वही नॉन कम्यूटिंग निकले, वो तो लक बाई चांस की बात है। दूसरा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, एलिमेंट की कमी थोड़ी है। 1 × 2 करोगे 2 आएगा, 2 प्लस तो 2 आ गया, फिर 1 × 4 4 + 2 6, है ना। और इसको करते हैं अगर तो ये हो जाएगा F2 × 1 2, 2 2 = 4 + 4 = 8। ठीक है, तो ये जो है आपका BA जो है F28 आ रहा है और AB जो है F26 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है इसलिए ये अबिलियन नहीं है। ठीक है, कोई भी A और B ढूंढ लो। ऐसे ये वाला अबिलियन इसलिए नहीं होगा, एक तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर से आप चाहो तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कोई ऐसे मैट्रिक्स 2 ले लो जिनको मल्टीप्लाई करो तो सेम ना आ रही हो। ठीक है ना, तो ये नॉन अबिलियन भी बनाएगा। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले मैं देखता हूँ आप कितनी तैयारी है आपकी, मतलब कितना अभी तक समझे हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा है कि नहीं घुसा है, देखना।
मैट्रिक्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉन अबिलियन होती है, देखते हैं। प्रियंका करें एच आर ग्रुप ओनली 3x3 मैट्रिक्स का ही होता है, हाँ ठीक है। मे भी हायर डायमेंशन में इसको एक्सटेंड कर सकते हो, एच एन आर लिख सकते हो, ठीक है, परंतु उसको वेरीफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज ए ग्रुप और नॉट। बट 3 वाले के लिए हमेशा ग्रुप बनाता है। यार इतनी खराब अंग्रेजी तो नहीं लिखे यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इफ जी इज नॉन अबिलियन देन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, मतलब लिखा ऐसा क्या, ऐसा शब्द है जो नहीं पढ़ पा रहे हो आप? यहाँ हर जगह दिख रहा है नॉन अबिलियन नॉन अबिलियन नॉन अबिलियन, यहाँ जी 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 इज इफ सब में वही लिखा हुआ है। गलतियाँ होती हैं बेटा, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, सबसे होती हैं गलतियाँ। गलतियों से निजात पाना हमेशा, मतलब कह दो कि हमेशा नहीं पॉसिबल है, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन कुछ और लिखा हो और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और आप एग्ज़ाम में उसी के अकॉर्डिंग टिक करके चले आए हों, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ है। एक किसी लेक्चर में मैं देख रहा था कि एक ऑप्शन था कि अगर जी वाई जेड जी साइक्लिक है तो जी एबिलियन हो जाएगा। वो रिजल्ट है, होता है, जी वाई जेड जी थ्योरम में कराते हैं, बहुत फेमस थ्योरम है। लेकिन मेरे दिमाग में जी बाई जेड जी चल ही नहीं रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था जी बाई एच। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर जी बाई एच साइक्लिक है तो जी एबिलियन हो जाएगा, तो उसका मैंने काउंटर दे दिया। तो वही है ना, कभी कभी क्या है कि जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो भी नहीं दिखता है कि ये लिखा हुआ है, होता है कभी कभी ऐसा माइंडसेट में होता है, दिमाग में चल रहा होता है वो, ठीक है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कोशिश ये किया करो कि ये कम से कम हो, ठीक है, बचा तो नहीं जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इफ जी इज नॉन अबिलियन देन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। क्या ये सही है? अगर जी अबिलियन नहीं है तो ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं आएगा, ये तो गलत है। कैसे? आइडेंटिटी ले लो ए और बी दोनों को, तो ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। तो अगर नॉन अबिलियन है तो ये कहना कि भाई ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं है, वो गलत है। आइडेंटिटी तो हमेशा अपने आप से कम्यूट करेगा ना। तो कोई भी ग्रुप हो, नॉन अबिलियन हो चाहे अबिलियन हो, उसमें हमेशा ये दो तो एलिमेंट मिल ही जाएंगे, आइडेंटिटी दोनों को ले लो जो आपस में कम्यूट करेंगे। फिर कह रहे हैं कि इफ जी इज नॉन अबिलियन देन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए फॉर सम ए बी। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि भाई अगर हर ए बी के लिए बराबर हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रिजल्ट है कि अगर जी नॉन अबिलियन है तो ये ऐसा होगा, है ना। तो सोचो अगर ये ऐसा ना होता, मतलब अगर ये चीज ट्रू ना होती, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, है ना, पी, ये आपका स्टेटमेंट पी है, पी इंप्लाइज क्यू की सत्यता की जांच करनी है। तो पी इंप्लाइज क्यू अगर सही होता तो नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट बी भी सही होता, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है उसका। नॉट क्यू क्या है? नॉट क्यू है कि अगर ए बी बराबर बी ए, इसका नेगेशन कि
किसी ए और बी के लिए ए बी बराबर बी ए नहीं है। इसका नेगेशन क्या होगा कि हर ए बी के लिए ए बी बराबर बी ए है। तो अगर हर ए बी के लिए ए बी बराबर बी ए हो जाए तो क्या ग्रुप नॉन अबिलियन रहेगा? नहीं, फिर वो अबिलियन हो जाएगा। मतलब नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, इसका मतलब पी मस्ट इंप्लाई क्यू। ऐसे समझो या ऐसे समझो, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो ऐसे समझो। अगर ये नहीं होता, ये कह रहे हैं कि अगर जी नॉन अबिलियन है तो ये फॉर सम ए बी के लिए ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं होती, इसका मतलब क्या होता कि अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी होता फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू जी, है ना, तो ये कह रहे हैं कि ग्रुप अबिलियन हो जाता। ठीक है, सॉरी नॉन अबिलियन हो जाता। अब अगर ये नहीं है तो अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू जी नहीं है, इसका मतलब ए बी बराबर बी हो जाता फिर तो सारे ए बी के लिए। और अगर ए बी बराबर बी हो जाता सारे ए बी के लिए तो जी क्या हो जाता? अबिलियन, डेफिनेशन से। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट सही है। अगर जी नॉन अबिलियन है तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए पक्का होगा फॉर सम ए एंड बी। हर एक के लिए हो जरूरी नहीं है, बट यहाँ एक ए और बी ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें ए बी ए के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हर ए बी के लिए ए बी बराबर बी ए हो गया तब तो ग्रुप अबिलियन हो जाएगा। तो नॉन अबिलियन है तो पक्का कोई दो ऐसे ए और बी मिलेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। हर एक के लिए हो जाए वो जरूरी नहीं है, बट ऐसे दो जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। फिर सेम एकदम सेम तरीके से अगर नॉन अबिलियन है तो हर ए बी के लिए ए बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जरूरी नहीं है। वही एग्जाम्पल ले लो, यही ए बराबर बी बराबर आइडेंटिटी, ए बी आइडेंटिटी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी हो जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो अगर जी नॉन अबिलियन है तो हर ए बी के लिए ए बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सही नहीं है। पर हाँ, अगर नॉन अबिलियन है तो पक्का ऐसे ए और बी मिलेंगे जिसके लिए ए बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने ये प्रूव किया है कि अगर हर ए बी के लिए ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाए तो ऐसा ग्रुप अबिलियन हो जाता है। ठीक है ना, बताया ना ये। एक ए बराबर ए इनवर्स हो जाए तो ग्रुप अबिलियन हो जाता है, और एक ये बताया है कि अगर ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाए तो ग्रुप अबिलियन हो जाता है ना। तो अगर हर ए बी के लिए ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगर जी नॉन अबिलियन है तो पक्का ऐसे ए बी मिलेंगे जिसके लिए ए बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बी और डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और ये 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जिनके उत्तर सही हैं। 6 नहीं 10 लोग हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। मतलब जो मैं बात बोला था वो आपको समझ में आ गई थी कि फॉर सम होता है यहाँ, फॉर ऑल होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रुप ऑफ सॉरी ये हो गया आपका द हाइजेनबर्ग ग्रुप। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी बता दिया आपको, इन्वर्स कैसे निकालना है बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द जनरल लीनियर ग्रुप, इसको लिखते हैं जी एल एन आर। क्या लिखते हैं? जी एल एन आर। इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं? इसमें एलिमेंट्स आती है मैट्रिसेस। यहाँ n ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है ना, इसमें एंट्रीज आती हैं n क्रॉस n, जहाँ पे डिटर्मिनेंट, जहाँ पे पहली बात हर ए आई जे एक रियल नंबर होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका जी एल एन आर। और ये जो है मतलब इसमें बेसिकली n क्रॉस n मैट्रिसेस आती हैं जिनकी एंट्रीज रियल हैं और जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो ये जो आपका जी एल एन आर है, जी एल एन आर इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप with respect to usual multiplication of matrices। ठीक है ना, इट इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो जी एल एन आर जो है वो इसमें ये सारे मैट्रिसेस आएंगी और ये नॉन अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब इसमें 1 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन लास्ट में 0 0 0 0 लास्ट में 1, एन क्रॉस एन ऑर्डर की। और इसमें इन्वर्स कैसे निकालोगे? वही एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है। हे प्रभु, तुम लोग कहाँ से क्या मतलब निकाल लेते हो यार, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि दो आइडेंटिटी हो गई हैं, और यहाँ से कहाँ से ये बात गड़बड़ साबित हो रही है कि मतलब आइडेंटिटी यूनिक नहीं होती है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि हर ग्रुप में आइडेंटिटी होती है ना, तो मैंने दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी ले लिए हैं। दो एलिमेंट मैंने ग्रुप से उठाए, ए और बी, दोनों को ही आइडेंटिटी ले लिया है। फिर कहाँ से बात गलत हो गई कि आइडेंटिटी यूनिक होती है? कहाँ मतलब, क्या बताऊँ, आप लोग थोड़ा सा निराश कर देते हो मुझे कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा। यहां से पता नहीं कहां से आप ये बात यहां ले गए कि सर बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी दो हो रही हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मैंने ग्रुप में दो एलिमेंट उठाए, दोनों सेम भी तो हो सकते हैं। दो एलिमेंट हमेशा अलग ही होंगे, ये कहां लिखा है? दो एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। तो मैंने दोनों एलिमेंट ई ले लिए, क्या गुनाह है इसमें? और इससे ये कैसे पता चल गया कि आइडेंटिटी यूनिक नहीं है? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आया? एक ग्रुप में आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है? मैंने दो एलिमेंट ए और बी लिए, दोनों आइडेंटिटी ले लिए। ग्रुप में आइडेंटिटी होती है, मैंने दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी ले लिए, तो कहां इसमें गड़बड़ है बताओ? और ये कैसे पता चल रहा है कि दो आइडेंटिटी हो जा रही हैं? अरे भाई, ए और बी दोनों को ई लिया है। आई बात समझ में? वो कह रहा था कि हर दो एलिमेंट आपस में कम्यूट नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं भैया, लो आइडेंटिटी ले लो, वो तो कम्यूट कर रहा है। दोनों को अगर आइडेंटिटी ले लो तो ठीक है। इनफैक्ट आइडेंटिटी ना लो, दोनों को सेम भी ले लो, तब भी वो कम्यूट करेंगे। हर एलिमेंट अपने आप से तो कम्यूट करेगा ना। नहीं, ए इंटू ए बराबर ए इंटू ए तो लिख सकते हो, अगर ए और बी बराबर हैं तो। मैंने कहा है कि जब भी ग्रुप बताया करूं तो आप सेट याद रखा करो, ऑपरेशन याद रखा करो, आइडेंटिटी याद रखा करो, इनवर्स याद रखा करो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पेशल लीनियर ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं SLNR। इसमें भी वही है, मान लो n कोई आपका नेचुरल नंबर है और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, और डिफाइन करो SLNR में वो सारे मैट्रिसेस आएंगे AIJ n क्रॉस n। कौन से आएंगे? कि AIJ सारे रियल नंबर हैं, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। AIJ सारे रियल नंबर हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 0 तो वो था। स्पेशल क्या हुआ फिर इसमें? तो स्पेशल ये है, वो सारे मैट्रिसेस रियल एंट्रीज वाली जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो। ये कलेक्शन भी ग्रुप बनाता है नॉन अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना? देन SLNR is a non-abelian group with respect to multiplication of matrices, ordinary multiplication या usual multiplication। ठीक है ना? और इसमें आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और क्या है?
और इसमें इनवर्स क्या है किसी का, तो इसमें किसी भी ए का इनवर्स जो है वही एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है, हालांकि डिटर्मिनेंट ए का क्या है, 1 है, तो ये डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, है ना। लिखने को आप एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिखो, लेकिन आपको पता है डिटर्मिनेंट ए का तो 1 है, तो ये केवल एडजॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्लास रखें डीपीपी की। चलो प्लान करते हैं इस वीक में डीपीपी की प्रॉब्लम क्लास। डीपीपी सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो डीपीपी के सॉल्यूशंस भी तो दिए होंगे ना बेटा, वो भी तो ट्राई करो। सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हो, जो दिए हैं वो समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, डीपीपी के क्वेश्चन के तो सॉल्यूशन दिए होते हैं, होते कि नहीं। तो क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है यहाँ तक सब। विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला, G is not a group, G is a monoid with identity this, G is an abelian group, G is non-abelian group। पढ़ के सुना दिया। बाकी इतनी खराब भी अंग्रेजी नहीं है मेरी कि पढ़ ना पाओ। ठीक है, इतनी खराब हैंड राइटिंग नहीं है मेरी कि आप पढ़ ही ना पाओ। चलें, ये सॉल्व करके दिखाओ। बेटा नॉन एबिलियन दिखाने के लिए आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, दो मल्टीप्लाई करके देखोगे, ए बी और बी ए सेम नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है आप जो उठाओ उनके लिए आ रहे हो, बट ऐसे मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट की जा सकती है जिनके लिए सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो नॉन एबिलियन होगा। आप पर्टिकुलर केस में कर लेना, एन को 2 ले लेना और दो 2x2 मैट्रिसेस है ना, मल्टीप्लाई करके देखना क्या हमेशा सेम आएगा ए बी और बी ए। ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है ना, हमेशा नहीं होता।
जी सेट दिया है, इसमें एलिमेंट जो हैं वो मैट्रिसेस हैं, 2x2 मैट्रिसेस, और उनकी सारी एंट्री सेम है। कैसी 2x2 मैट्रिसेस आ रही हैं? सारी 2x2 मैट्रिसेस नहीं है इसमें। देखो पहले सेट पढ़ना आना चाहिए। अगर सेट पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो कि क्या सेट लिखा है तो आगे क्या करोगे बताओ? तो पहले अपने आप को 2 बार पढ़ के सुनाओ ये जो लाइन है ना, जो तुमको समझ में आ रहा है सेट के बारे में। फिर हो सकता है तुमको जो समझ में आ रहा है सेट के बारे में वो गलत भी आ रहा हो, तो धीरे धीरे वो पकड़ में आ जाएगा। पर सेट को पढ़ के अपने आप को सुनाओ कि जी ऐसे पढ़ा करो, जी में वो 2x2 मैट्रिसेस आती हैं जिनकी सारी एंट्रीज सेम हो और कोई नॉन जीरो रियल नंबर हो। ठीक है ना? कौन सी 2x2 मैट्रिसेस आएंगी? जिसकी सारी एंट्रीज सेम हो। इस बात पे जोर दाना है तुमको कि जी में वो 2x2 मैट्रिसेस आती है जिनकी सारी एंट्रीज सेम हो और कोई नॉन जीरो रियल नंबर हो। तो सेट को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है ना? अब तो जी के एलिमेंट हो गए वो 2x2 मैट्रिसेस जिनकी सारी एंट्री सेम नॉन जीरो रियल नंबर है ना? तो पहली बात तो ये कि जो आइडेंटिटी, अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं बी की, उसकी भी बात कर लेंगे। जी इज अ मोनोइड विद आइडेंटिटी ई इक्वल टू 1001, ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि 1001 इसका एलिमेंट ही नहीं है। तो ये आइडेंटिटी कैसे हो जाएगा? इसका एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एलिमेंट होने की शर्त यह है कि सारी एंट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये तो ऑप्शन तुरंत ही गलत हो गया। अब आगे चलते हैं। पहला देखो, जब किसी को ग्रुप चेक करना होता है तो पहला क्लोजर चेक करते हैं, क्लोजर। तो ए को अब 2 एलिमेंट आपको ग्रुप के लेने पड़ेंगे, ग्रुप नहीं मतलब सेट के। मान लो ए आपने ले लिया ए, और मान लो बी आपने एलिमेंट ले लिया बी 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 बी। अब आप ए इंटू बी करके देखो क्या वापस वहीं आ रहा है? क्या मल्टीप्लीकेशन है? यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ए को मल्टीप्लाई करोगे बी 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 में, तो ये आपका हो जाएगा 2ab 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 2ab, जो कि वापस किसका एलिमेंट बन गया? जी का बन गया ना, क्योंकि जी में ऐसे एलिमेंट आते हैं। और ये ऐसा क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ ए नॉन जीरो है और यहाँ बी नॉन जीरो है, तो यहाँ 2ab भी नॉन जीरो होगा। अगर ए और बी नॉन जीरो है तो 2ab नॉन जीरो है। तो जो एलिमेंट हैं जी के, उनमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ ना इन जनरल, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वापस जी में आ रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज देयर। एसोसिएटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है ना? तो एसोसिएटिव देयर। नेक्स्ट चेक करना है आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या चेक करना है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आज तक अगर आपको इतनी क्लासेस के बाद 12-13 क्लास हो रही है, आज आई थिंक 12वीं क्लास है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है कि आइडेंटिटी का क्या मतलब है, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ई को आइडेंटिटी कब बोलते हैं? जब उसके पास ये प्रॉपर्टी हो कि उसमें किसी भी ए से मल्टीप्लाई करो, वेदर फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट, वापस वही एलिमेंट ए आए, इसी को तो आइडेंटिटी बोलते हैं। तो जब भी आपको आइडेंटिटी ई ढूंढना है तो आप ए ई बराबर ए को सॉल्व किया करो, ए ई बराबर ए। ठीक है ना? अब ये अलग बात है कि हमारे पास जो दिया हुआ है सेट, उसमें आइडेंटिटी भी कौन सी मैट्रिक्स होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज सेम नॉन जीरो रियल नंबर हो, क्योंकि आइडेंटिटी सेट के अंदर मिलनी चाहिए जिसको आप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि भैया आइडेंटिटी ये है, मान लेते हैं आइडेंटिटी है आपका सी 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 सी। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो जब आप ए ई करो तो वापस ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आइडेंटिटी का गुण है, ये प्रॉपर्टी है। ए इंटू ई करने पे वापस ए आना चाहिए। अब ए क्या है अपना? ए है ए और ई क्या है? सी 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 सी, बराबर वापस क्या आना चाहिए? ए। इसको मल्टीप्लाई करो तो 2ac 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 बराबर आना चाहिए ए। कंपेयर करो, हमको c की वैल्यू चाहिए, 2ac a आ रहा है तो यहां से 2c जो है 1 आ जाएगा, तो c की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो आइडेंटिटी क्या हुई इसकी? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस? आइडेंटिटी इसकी आ गई हाफ 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 हाफ। सो आइडेंटिटी इसकी हो गई हाफ 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 हाफ, और ऑब्वियसली जी का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्या ढूंढते हैं? इनवर्स। ई 1/2 नहीं है बेटा, ई है हाफ 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 हाफ। ठीक है ना? इसकी आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स होगी ना। नेक्स्ट हम ढूंढते हैं इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या सॉल्व करते हैं? ए बी बराबर आइडेंटिटी। इनवर्स के लिए क्या सॉल्व करते हैं? ए बी बराबर आइडेंटिटी, है ना?
तो मान लो ए ये एलिमेंट है, मान लो ए है ए है ना, एंड सपोज करो कि ए का इनवर्स बराबर बी, वो ये है बी। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? बी की। तो अगर ऐसा है तो ए बी बराबर आइडेंटिटी होना चाहिए। ए क्या है आपका? ए, बी क्या है आपका? बी। और आइडेंटिटी आपने अभी निकाला वो था हाफ 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 हाफ। तो यहां से आपके पास आएगा 2ab बराबर हाफ 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 हाफ। तो यहां से 2ab बराबर हाफ हो गया। तो यहां से आपका b का वैल्यू निकालना है आपको। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4a। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4a। तो b आपका 1/4a आ गया। इसका मतलब आपका जो a का इनवर्स है वो हो गया 1/4a 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 1/4a। ये वापस g का एलिमेंट है क्योंकि सारी एंट्री सेम है और नॉन जीरो रियल नंबर है क्योंकि यहां a नॉन जीरो है। ठीक है, तो इनवर्स भी आ गया, हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गई। तो ये ग्रुप बना गया। ग्रुप बन गया। क्या ये अबेलियन बनेगा? वो यहीं से पता चल रहा है। यहां से अगर आप इसको 2ba लिख दो, 2ba लिख दो, 2ba लिख दो, 2ba लिख दो, तो ये बुरा नहीं मानेगा। 2ba मतलब हो जाएगा b इंटू ए। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए बी बराबर बी ए बी है। तो ये एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इट इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। तो ये हैं 10 बच्चे जिन्होंने सबसे तेज और सही जवाब दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चले। नाउ लेट्स डिस्कस दिस, व्हाट इज पावर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना, पावर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? पावर ऑफ एन एलिमेंट, तो मान लो जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी एनी ग्रुप। ठीक है, लेट जी बी एनी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है ना, डिफाइन, अब हम ये डिफाइन कर रहे हैं ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इज इक्वल टू ए इंटू ए डॉट 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 ए n टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? ये n टाइम्स। मल्टीप्लाई का मतलब जो भी ग्रुप का ऑपरेशन है। ठीक है ना, ए की पावर n का मतलब है यहां स्टार 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 जितना भी। ठीक है ना, याद रखना ऑपरेशन क्या है, जो भी ग्रुप का ऑपरेशन है दैट। ये तब है जब आपका n नेचुरल नंबर हो, और अगर n नेचुरल नंबर ना हो, अच्छा ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर ना हो, अगर n आपका मान लो नेचुरल नंबर ना हो करके उसका नेगेटिव नेचुरल नंबर हो, मतलब n जो है नेगेटिव है, उस केस में ये क्या होता है? ये होता है ए इनवर्स डॉट 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 ए इनवर्स कितनी बार? -n टाइम्स। ये तब का केस है जब n नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है। और अगर n जीरो है तो, अगर n जीरो है तो इसको हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी। तो ये डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझना। a की पावर n का मतलब ग्रुप में क्या होता है? पहली बात, ग्रुप में कभी भी एलिमेंट की पावर 1/2 नहीं डिफाइंड होगा। एलिमेंट की पावर -1/2 डिफाइन नहीं होगा ग्रुप में। ग्रुप में हमेशा एलिमेंट की पावर कोई इंटीजर होगा। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका मतलब है उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट में n बार ऑपरेट करो। अगर वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इंटीजर है, मतलब -n पॉजिटिव होगा, अगर n नेगेटिव है तो -n क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उस केस में ए इनवर्स को ए इनवर्स में -n टाइम्स ऑपरेट करो। और अगर n जीरो हो गया तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लिख दो। तो डायरेक्टली क्या लिख दो? आइडेंटिटी। सो दिस इज हाउ पावर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं ये ग्रुप कंसिडर करता, कंसिडर द ग्रुप g इज इक्वल टू रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
और मान लो मैंने ए एलिमेंट ले लिया होता 2, सपोज करो 2, कुछ भी ले सकते हो, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मैं। मान लो ए मैंने 2 ले लिया होता। अब अगर मैं ए स्क्वायर कहता, इसका मतलब होता ए इंटू ए, लेकिन यहाँ इंटू का मतलब इसका ऑपरेशन है, मतलब ये ए प्लस ए आएगा, तो मतलब 2 प्लस 2 जो कि 4 होता है। अब अगर मैं ए क्यूब कहूंगा तो उसका मतलब होगा ए इंटू ए इंटू ए, लेकिन इंटू का मतलब ऑपरेशन ऑन द ग्रुप, क्या है यहाँ पे ऑपरेशन, एडिशन, तो ये होगा ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार, 3 बार, तो मतलब ये 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार, मतलब ये 6 हो जाएगा। अगर मैं ए की पावर 4 कहूंगा तो समझ रहे हो ना, अब ए की पावर 4 का मतलब हुआ ए को ए में 4 बार ऑपरेट करना है, ठीक है, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब हो गया 8, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही अगर मतलब ऐसे चलते जाओगे, सो ऑन क्या लिख रहा हूं मैं, समझ गए। अब ऐसे अगर मैं कहता व्हाट इज ए की पावर -2, अगर मैं कहता आपसे व्हाट इज ए की पावर -2, ए की पावर -2 का मतलब क्या होगा, ए की पावर -2 अभी मैंने बताया था, ए की पावर माइनस साइन अगर आपको लगा दिया गया, अगर आपका जो है एन नेगेटिव हो गया है ना, एन क्या हो गया, नेगेटिव, तो ए की पावर -2, तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स कितनी बार, 2 टाइम्स, ठीक है ना, ए इनवर्स 2 बार, अगर ए की पावर -3 होता तो ए इनवर्स 3 बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स का मतलब हुआ -a, क्योंकि एडिशन में इनवर्स होता है नेगेटिव, और इंटू यहाँ पे प्लस है क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का है, तो -a मतलब -2 प्लस -2, तो ये आ गया -4, तो ए की पावर -2 का मतलब कितना हो गया, -4। अब बस ये समझाने का मकसद यही है कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे एलिमेंट ऑपरेट होते हैं। ए की पावर -3 का मतलब होगा ए इनवर्स 3 बार, ठीक है ना, ए इनवर्स मतलब -a इंटू मतलब प्लस, फिर -a, फिर प्लस, फिर -a, तो ये -2 प्लस -2 प्लस -2 जो कि हो जाएगा आपका -6, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया भाई, बोलो। और किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो तो याद रखना वो हमेशा आइडेंटिटी लिखना है, किसी भी एलिमेंट की पावर 0, ठीक है ना। -n में n कैसे आएगा, क्या मतलब, कैसे आएगा, नहीं मैं बोला इफ लिखा है, कैसे आएगा मतलब क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता, आप लोग पढ़ते नहीं हो ठीक से। ये लिखा है अगर -n नेचुरल नंबर हो तो, जैसे अगर n की जगह पे -3 है, पढ़ते नहीं हो आप लोग बेटा, ये गलत बात है। अगर n की जगह पे -3 रख दूंगा तो -n क्या हो जाएगा, -n क्या हो जाएगा बताओ, 3, वो नेचुरल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि -n हमेशा नेचुरल नंबर हो जाएगा, मैं कह रहा हूं जब वो नेचुरल नंबर हो तब। इनको भी तो समझा करो, केवल नंबर पढ़ते हो क्या, सेंटेंस भी तो पढ़ा करो, इफ लिखा है कि देन लिखा है कि फॉर ऑल लिखा है कि देयर एग्जिस्ट लिखा है, वो सब तो पढ़ा करो। तुम क्या करते हो, शब्द हटा देते हो, जब तुम स्टेटमेंट पढ़ते हो शब्द गायब, तुम बस क्या पढ़ते हो, नंबर जहां दिख रहे हैं, और उससे हो जाता है सत्यानाश। तो ऐसे मत करा करो। ये बोला है कि अगर -n नेचुरल नंबर हो, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है इज्जत के साथ कि अगर n नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो अगर -n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये कह रहा है कि n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो उस केस में क्या करोगे। -n टाइम्स क्यों नहीं हो सकता है भाई, -n टाइम्स क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ मुझे, क्या दिक्कत है -n टाइम्स लिखने में, बताओ। -n तो नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर टाइम्स लिखने में क्या दिक्कत है अक्षत, ये बताओ मुझे। -n इज अ नेचुरल नंबर है ना, तो -n टाइम्स लिखने में क्या दिक्कत है। बताओ बताओ, अगर n -3 होता तो -3 तो 3 आता ना, तो 3 टाइम्स लिखने में क्या दिक्कत है।
कैसे मैथमेटिशियन बनोगे यार तुम लोग भविष्य में चल करके। यहाँ लोग 11 साल की उम्र में रिसर्च पेपर लिख देते हैं। लेग्रांजे ने 11 साल की उम्र में पहला रिसर्च पेपर लिखा था मैथमेटिक्स में। अगर वो भी इसी में उलझा रहता तो रिसर्च पेपर क्या लिखता वो। मतलब जो एकदम ऑर्डिनरी सी चीज है वो समझने में दिक्कत जब हो जा रही है तो। अगर n नेचुरल नंबर है तो a की पावर n बराबर a इंटू ए n टाइम्स कर देना, तुम्हारी लैंग्वेज में बोल रहा हूं अब। और अगर n नेचुरल नंबर है, अगर n नेचुरल नंबर है मान लो, पहला ये हो गया। दूसरा, अगर a की पावर माइनस n कहीं आ जाए तो a इनवर्स डॉट 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 a इनवर्स करके n टाइम्स कर देना। अब खुश हो तुम? आई होप अब आप खुश होगे, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो तुम, जैसे तुमको समझ में आया वैसे याद कर लो। ऐसे याद कर लो भाई, ये वाला ज़्यादा आसान है तुम्हारी भाषा में। अगर n नेचुरल नंबर है, a की पावर n लगाओगे तो डायरेक्टली a इंटू n टाइम्स हो जाएगा। अगर a की पावर माइनस n लगा दिया तुमने तो a इनवर्स को a इनवर्स में n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, खत्म कहानी। क्लियर है ये? अगर a की पावर माइनस n करना है तो a इनवर्स को a इनवर्स में n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर a की पावर n करना है तो a इंटू n टाइम्स करना है। जो लैंग्वेज में तुमको समझ में आए वो सारी भाषाएं मेरे पास उपलब्ध हैं, बता दिया करो, मैं उसी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। बोलो, कोई समस्या है तो बता दो, ठीक है। बताओ भाई। ठीक है, अब ऑर्डर की बात करें। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, एक चीज और देखना, ऑर्डर पे तो बात करते हैं परंतु एक एग्जांपल और देखो पहले। एग्जांपल, मान लो मैं कंसिडर करता हूं Z4। अब याद रखना है आपको, Z4 Z5 Z6 क्या बनते हैं। Z4 आएगा 0 1 2 3। ऑपरेशन क्या होता है इस पे? एडिशन मोडुलो 4। मान लो मैं कहता ए को, मान लो आप ले लो 2, चलो 1 ले लेते हैं पहले। और मैं कहता ये बताओ ए की सारी पावर्स निकालो, पॉजिटिव पावर्स। तो अगर मैं ए की पावर 1 करूंगा तो क्या आएगा? 1 की पावर 1 जो कि 1 है। अगर मैं ए की पावर 2 करूंगा तो क्या आएगा? a इंटू ए। लेकिन यहाँ इंटू का मतलब क्या है? यहाँ इंटू का मतलब है a एडिशन मोडुलो 4a। तो 1 प्लस 1 एडिशन मोडुलो 4a है ना। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर भी क्या आता है? 2। फिर a क्यूब करोगे तो a क्यूब का मतलब होगा a इंटू ए, मतलब ये a एडिशन मोडुलो 4a एडिशन मोडुलो 4a है ना। मतलब ये 1 प्लस एडिशन मोडुलो 4, 1 प्लस एडिशन मोडुलो 4, 1 जो कि आ जाएगा 3। और जब आप a की पावर 4 करोगे तो आप चेक करना ये आना चाहिए 0। कैसे? a की पावर 4 का मतलब हुआ a 4 बार, तो ये हो जाएगा 1 एडिशन, मतलब ये वही a एडिशन मोडुलो 4, a एडिशन मोडुलो 4, a एडिशन मोडुलो 4 4 बार। तो ये 1 प्लस एडिशन मोडुलो 4, 1 प्लस एडिशन मोडुलो 4, 1 प्लस एडिशन मोडुलो 4, 1 0 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से बाकी एलिमेंट भी आप ऑपरेट कर सकते हो। बस ये समझो यहाँ पे कि हाउ आर एलिमेंट्स आर बीइंग ऑपरेटेड। तो पावर का मतलब तुमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर का मतलब जो भी क्या नाम है ऑपरेशन है उतनी बार लगाना है, ठीक है ना। ये एक थ्योरम है, याद रखिएगा। लेट G be any group for A B belongs to G and M N belongs to integers। पहला, A की पावर M इंटू A की पावर N बराबर A की पावर M प्लस N। दूसरा, A की पावर M होल टू द पावर N बराबर A की पावर Mn, ठीक है। बस यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं। और अपने संबंध मनगढ़ंत कोई भी प्रॉपर्टी बना लेना। मैं लिख दूं भैया ए बी की पावर एन क्या होगा, तुम कह दोगे ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। जी नहीं, ऐसा नहीं होता हमेशा।
ऐसा तब होता है जब ग्रुप अबिलियन हो, नहीं अबिलियन है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। यहाँ पे अपने मनगढ़ंत कोई भी प्रॉपर्टी मत लिखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने मन के अनुसार कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखना है। जितना मैं बताऊंगा बस उतना ही ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब ज्ञान और बढ़ा सकते हो लेकिन गलत ज्ञान मत बढ़ा लेना, है ना, कि पता चले तुम मैं ये लिखूं तुम सोचो बड़ा होशियार बनो, अरे सर ने ये वाला तो लिखा है नहीं, ये भी तो होता ही होगा क्या, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम बराबर ए बी की पावर एम, और तुम ऐसे लिख के आ जाओ। प्लीज़ ऐसे मत लिखना, ठीक है। बस यही होता है और कुछ नहीं होता है, बस यही होता है। हाँ एक चीज़ और होता है, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर एन प्लस वन करना है, और अगर आपके पास ए की पावर एन तक ऑलरेडी है उसको बस ए के साथ ऑपरेट करो। ये बड़ा हेल्पफुल है ये वाला, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली इसी का एक्सटेंशन है, कोई अलग नहीं है प्रॉपर्टी है, यहीं से आ जाएगा ये। भाई अगर आपके पास ए की पावर एन ऑलरेडी है और आपको ए की पावर एन प्लस वन अगली पावर चाहिए तो बस ए के साथ ऑपरेट करो ना, 4 बार क्यों ऑपरेट करोगे उसको। इसका मतलब ये है, जैसे मेरे पास ये था, जैसे मेरे पास था ए की पावर मुझे पास ए की पावर टू था, ए की पावर टू आया था, जो मुझे ए की पावर थ्री निकालना है तो मैं वापस से ए प्लस ए 3 बार क्यों करूं, मेरे पास ए की पावर टू तो ऑलरेडी है। समझ रहे हो मेरी बात। तो जब मेरे पास ए की पावर टू ऑलरेडी है तो बस मैं उसमें ए ऑपरेट करता जाऊंगा आगे वाले में। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। ए की पावर टू आया है तो ए की पावर थ्री निकालूंगा तो ए की पावर टू में बस ए ऑपरेट करो ना, मतलब टू में एडिशन मॉड्यूलो 4 1 कर दो बस। तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज 3। अब ए की पावर 4 निकालना है तो ए की पावर 3 तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, उसमें बस ए ऑपरेट करना है। ये है 3 और ए की वैल्यू है 1, तो ये रहेगा 3 + 1 डिवाइडेड 4 रिमाइंडर इज 0। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर तुम्हारे पास ए की एन पावर है और तुमको ए की एन प्लस वन पावर निकालनी है, ओम प्रकाश कह रहे हैं सर इसमें डॉट का मतलब स्टार है। ऑब्वियसली बेटा मैंने पहले ही बता दिया, यहीं पे डॉट वोट कुछ नहीं होता ग्रुप में, जब तक डॉट कहीं पे भी लिखा है मतलब ग्रुप का ऑपरेशन। अब इसको स्पेसिफिकली अलग से लिखाऊं क्या, जहां पे भी डॉट लिखा है दैट मीन्स ग्रुप का ऑपरेशन। अब इसको मैं 2 बार बोलूं, 4 बार बोलूं, 5 बार बोलूं, उससे फैक्ट नहीं चेंज होता। समझ रहे हो। तो ए की पावर एन प्लस वन का मतलब ए की पावर एन इंटू ए, इंटू का मतलब यहां पे ऑपरेशन ऑन द ग्रुप, जहां पे भी इंटू लिख रहा हूं ग्रुप का ऑपरेशन है। आपको अगर कंफ्यूजन आप स्टार लिख लो प्लीज, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप स्टार लिख लो, यहां स्टार लगा लेना, यहां स्टार लगा लेना, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो, मुझे तो नहीं है कोई, तो मैं नहीं लगा रहा, ठीक है ना। और सब जगह डॉट है, कहीं तुमको माइनस दिखे तो डॉट ही समझना उसको, जब तक मैं माइनस ना बोलूं, ठीक है। इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे। अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये ट्रिक बहुत जरूरी है समझना कि अगर पिछली पावर पता है तो अगली पावर निकालने के लिए बस उसमें ए ऑपरेट करना है, ये नहीं कि तुम 4 बार उसको करते जाओ, फिर तो हो गया, करते ही रहोगे शाम तक। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, लेट जी बी एनी ग्रुप, ठीक है ना, एंड ए बिलोंग्स टू जी। द ऑर्डर ऑफ A is the least positive integer n, least positive integer n such that a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। ऐसा सबसे छोटा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है ना, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर एन जिसके लिए ए की पावर एन क्या हो जाए आइडेंटिटी, जिसके लिए ए की पावर एन क्या हो जाए आइडेंटिटी, उसको क्या बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। एंड वी राइट ओ ए बराबर एन। तो ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कि ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी आता हो वही ऑर्डर होता है ए का। और अगर ऐसा कोई ना मिले तो ऐसा भी तो केस हो सकता है, ठीक है ना। ये कहते हैं इफ नो सच एन एग्जिस्ट वी से ए इज
an element of infinite order and we write order A equals n. ठीक है, अगर ऐसा कोई n एग्जिस्ट ना करे तो हम कहते हैं A एक एलिमेंट है इनफाइनाइट ऑर्डर का और हम इसे लिखते हैं OA बराबर n। तो ऑर्डर A का क्या होता है, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, आपको A की पावर लगाते जाना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको A की पावर लगाते जाना है, A की पावर 1, फिर A की पावर 2, फिर A की पावर 3 एंड सो ऑन जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। सबसे पहले जो पावर लगाने पे आइडेंटिटी आ रहा है वही ऑर्डर है ना। जैसे A की पावर 3 लगाया तुमने, आइडेंटिटी आ गया, उसके पहले आइडेंटिटी नहीं आया कभी भी, तो 3 ऑर्डर है। अगर A की पावर 4 लगाया और आइडेंटिटी आ गया, उसके पहले कभी आइडेंटिटी नहीं आया, तो ऑर्डर 4 है। ठीक है ना। तो आपको पॉजिटिव पावर लगा के देखना है, सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी पावर दे रही है वही ऑर्डर है। और अगर ऐसा कोई पावर मिल ही नहीं पाया, जैसे तुमने देखा कि भाई इसमें तो कुछ भी पावर लगाते जाओ बढ़ता ही जा रहा है, कभी आइडेंटिटी आ ही नहीं सकता, तो सिंपल फंडा है, उस केस में उस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। ठीक है ना। अक्षत कह रहे हैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, हिंदी में बताऊं? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। और इसका क्या मतलब होगा, और इसका क्या मतलब होगा बताओ? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का और क्या मतलब होगा? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। कैसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर? ऐसा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। मतलब दूसरे शब्दों में ऐसे लिख लो, दैट इज तुम्हारे लिए नई नई लैंग्वेज मुझे डिस्कवर करनी पड़ती है। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन इफ एंड ओनली इफ पहला ए की पावर एन आइडेंटिटी हो जाए और दूसरा ए की पावर के कभी भी आइडेंटिटी ना आए फॉर के ग्रेटर देन 0 लेस देन एन। ठीक है। ए का ऑर्डर एन कब बोलेंगे? ए का ऑर्डर एन तब बोलेंगे जब पहली कंडीशन ए की पावर एन आइडेंटिटी हो, दूसरी कंडीशन ए की पावर एन से छोटा नंबर आइडेंटिटी ना दे। ठीक है ना। लिस्ट का मतलब हुआ कि एन से छोटा ऐसा पॉजिटिव नहीं मिलना चाहिए कि ए की पावर के आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है। तो ए की पावर एन तो आइडेंटिटी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी शर्त यह भी है कि एन से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, एन ऐसा सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, एन ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए कि ए की पावर एन लगाने पर आइडेंटिटी मिलती हो। मतलब एन से छोटा ऐसा कोई नहीं मिल सकता कि ए की पावर में लगाने पे आइडेंटिटी देता हो। ठीक है। अरे बेटा बता रहे हैं एग्जांपल, पहले डेफिनेशन तो क्लियर हो जाए फिर एग्जांपल भी आएंगे। ऑर्डर ए इक्वल टू एन लिख दिया है क्या? सॉरी, यहां इनफाइनाइट लिख दो, क्षमा चाहते हैं हम। वही कह रहे हैं ना कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, लिखा कभी कभी कुछ और जाता है। हाँ लिख दिया बेटा, बना दिया मैंने। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल तो दूंगा ही, उसमें प्लीज कहने की क्या जरूरत है बेटा, एग्जाम्पल तो दिया ही जाएगा। मान लो जैसे मैंने Z4 लिया 0 1 2 3, ऑपरेशन तो पता ही है, एडिशन मॉड्यूलो 4। अगर मैं 0 की पावर 1 लगाऊं तो 0 आ गया। 0 क्या है? इसकी आइडेंटिटी याद रखना, इसकी आइडेंटिटी ये है। तो 0 की कम से कम कितनी पावर आइडेंटिटी दे रही है? उससे छोटी पावर तो ले भी नहीं सकते पॉजिटिव में, 1। तो ऑर्डर 0 का हो गया 1। इनफैक्ट आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, क्योंकि ई की पावर 1 पहले ही आइडेंटिटी दे देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 1 की पावर 1 करूं तो 1 आएगा, जो कि 0 नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूं? 0 मतलब आइडेंटिटी नहीं आया। इसकी आइडेंटिटी क्या है? 0। किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, उसकी पावर लगाते जाओ जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। जहां सबसे पहले आइडेंटिटी आया वही ऑर्डर है। तो 1 की पावर 1 क्या आ गया? 1 आ गया, विच इज नॉट आइडेंटिटी। 1 की पावर 2 करोगे तो आ जाएगा 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1, मतलब 2 आ जाएगा, बट वो भी 0 नहीं है, मतलब आइडेंटिटी नहीं है। 1 की पावर 3 करोगे तो आ जाएगा 1 की पावर 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 1। अभी बताया था ये चीज, 2 पावर ऑलरेडी है आपके पास, तो ये आ जाएगा 3, ये भी 0 नहीं आया, जो कि आइडेंटिटी है। 1 की पावर 4 करो तो 1 की पावर 3 ऑलरेडी आपके पास है, एडिशन मॉड्यूलो 4 और 1, ये कितना हो जाएगा? 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 0। अब सबसे पहली पावर जो 1 की आइडेंटिटी दे रहा है वो है 4। जो लीस्ट पावर है 1 की जो आइडेंटिटी दे सके
वो कौन सी पावर है? फोर्थ पावर। 1 की मैंने पहली पावर भी देखी, आइडेंटिटी नहीं आई। 1 की सेकेंड पावर भी आइडेंटिटी नहीं आई। 1 की थर्ड पावर भी आइडेंटिटी नहीं आई। 1 की लीस्ट पावर जो आइडेंटिटी दे रही है वो है 4। तो यहां से आप कह दोगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ व्हाट? ऑर्डर ऑफ 1 इज 4। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 1 की पावर लगने पे आइडेंटिटी दे रहा है। विनीत कह रहे हैं सर आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है क्या? अभी तो यही बताया बेटा कुछ देर पहले। ई की पावर 1 हमेशा ई आ जाएगा, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब 2 का ऑर्डर देखते हैं। 2 का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे? 2 की पावर पहले 1 करोगे तो 2 आएगा। 2 0 नहीं आया, 0 मतलब आइडेंटिटी नहीं आया। 2 की पावर 2 करोगे तो आ जाएगा 2 एडिशन मोडुलो 4 2, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर इज 0, ये आइडेंटिटी आ गया। तो 2 की लीस्ट पावर जो आइडेंटिटी दे रही है वो 2 है। हालांकि 2 की पावर 3 भी आइडेंटिटी आएगा, जैसे 2 की पावर 4 करना, ध्यान सुनना, 2 की पावर 3 करना, हो जाएगा 2 की पावर 2 एडिशन मोडुलो 4 2, ये हो जाएगा 0 एडिशन मोडुलो 4 2, मतलब ये आ गया 2 जो कि आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं 2 की पावर 4 करूं तो वो 2 की पावर 3 एडिशन मोडुलो 4 2 हो जाएगा, जो कि 2 एडिशन मोडुलो 4 2 हो जाएगा, जो कि 4 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसका मतलब क्या है मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि देखो 2 की पावर 4 भी 0 आ रहा है, लेकिन 2 की पावर लीस्ट नंबर जो 0 दे रहा है वो है 2, तो ऑर्डर इसका 2 होगा। जो लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ऐसा मिले n कि 2 की पावर n लगाने पे आइडेंटिटी आ रहा हो, वो उसका ऑर्डर होगा। होने के तो 2 की पावर 8 करोगे तब भी 0 आएगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? 2 की पावर 8 करना, 4 पे जैसे 0 आया, ऐसे 2 की पावर 8 करोगे तब भी 0 आएगा। लेकिन 2 की पावर 8 0 होने का मतलब ये नहीं है कि 2 का ऑर्डर 8 है। जो सबसे पहले आया क्या नाम है 0, जो पावर लगाने पे, वो ऑर्डर होता है। ठीक है ना? इस सेंस में वो कहते हैं कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना? तो सबसे छोटी पावर जो 2 पे लगाने पे आई 0 मतलब आइडेंटिटी, वो ऑर्डर है। 4 भी दे रहा है आइडेंटिटी, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है। आई बात समझ में? 4 इज नॉट द ऑर्डर। ऑर्डर कौन है? 2, सबसे छोटी पावर। ऑर्डर 2 का जो है वो 2 आएगा। सिमिलरली आप चेक करना, ये आपका होमवर्क हो गया। ऑर्डर 3 का जो है वो आपका आएगा 4। ठीक है, ऑर्डर 3 का कितना आएगा? 4। अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, अगली क्लास में इसके रिजल्ट्स कराऊंगा। होमवर्क ये आपको कल करके आना है। ठीक है, सबको मैं पूछूंगा अगली कल वाली क्लास में कि आपने क्या इसमें गुल खिलाए हैं। पहला, फाइंड ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन क्यूएट। क्यूएट के हर एलिमेंट का ऑर्डर बताओ। दूसरा, फाइंड ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन U8। U8 के हर एलिमेंट, और U8 एंड U10 इन दोनों के हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालो। तीसरा, फाइंड ऑर्डर ऑफ 1AB। फाइंड ऐसे लिखो, फाइंड कंडीशन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंडीशन ऑन ABC बिलोंग्स टू R सच दैट A बराबर 1AB 01C 001 एज एन एलिमेंट ऑफ HR ना, हैज फाइनाइट ऑर्डर। तो ये थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, हैज फाइनाइट ऑर्डर n। तो ये 3 आपका होमवर्क है, कल सभी को करके आना है। ठीक है, आज रात को कर लेना या कल सुबह कर लेना, मुझे उससे नहीं मतलब है, बट मुझे कल ये चाहिए। फिर मैं प्रॉपर्टीज पे चलूंगा और आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं कराया मैंने। ठीक है ना, मैंने केवल एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप कराया और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और बस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ही कराया। ठीक है, ये करके आना। U8 में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा? लास्ट वाला लेक्चर देखो। अब ऐसे कैसे बताऊं कौन से एलिमेंट आएंगे, फिर पूरा ग्रुप UN बताना पड़ेगा। आप लोग यार रिवाइज नहीं करते, या फिर आपकी पहली क्लास है। अब मैं U8 U10 निकालूंगा तुम्हारे लिए यार, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। देखो, रिवाइज करो एक बार, ठीक है? और ऑपरेशन भी उसका एक बार रिवाइज करो, ग्रुप कैसे बनाते हैं वो भी रिवाइज करो। चलो मिलते हैं कल, गुड नाइट।